हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राउंड 3 में। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों राउंड देख चुके होंगे। राउंड 3 को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि एक बार आप बैक टू बैक दोनों राउंड देख लें, ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें मेरी ये मूवमेंट वाली थ्योरी कैसे आइंस्टाइन की थ्योरी के साथ मैच होती है। अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ आप एग्जैक्टली उसी वक्त देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राउंड 3। टाइम जो है वो ब्रेन से रिलेटेड है। हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो कितनी तेज़ी से मूव करते हैं, उसी हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि दुनिया की बाकी चीज़ें कितनी स्पीड से मूव हो रही है, जिसे हम कहते हैं टाइम। तो इसीलिए हमारे हिसाब से टाइम की डेफिनेशन और मच्छर के हिसाब से टाइम की डेफिनेशन बिल्कुल ही अलग हो, क्योंकि मच्छर की ज़िंदगी शायद एक दिन की होती होगी, सिर्फ 24 घंटे की, पर हमारे लिए जो 24 घंटे है वो बहुत ही कम है, और मच्छर के लिए पूरी की पूरी ज़िंदगी। तो मच्छर के लिए टाइम की डेफिनेशन हमसे बिल्कुल ही अलग होगी। जिसे हम घंटा कहते हैं, हो सकता है वो मच्छर के लिए सालों के बराबर हो, क्योंकि मच्छर के सब मूवमेंट बहुत ही तेज़ यानी फास्ट होती है। इसीलिए हम मच्छर को पकड़ नहीं पाते, क्योंकि हम मच्छर के मुकाबले बहुत स्लो हैं, और मच्छर के मूवमेंट बहुत तेज़, इसीलिए हमारी मूवमेंट उससे स्लो लगती है, और बाकी दुनिया के मूवमेंट भी उससे स्लो लगती है। इसलिए मच्छर को ऐसा लगता है कि टाइम बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। तो मच्छर हमारी टाइम की डेफिनेशन से कभी एग्री नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए बाकी दुनिया की मूवमेंट बहुत स्लो हो रही है और हमारे लिए बहुत तेज़ी से हो रही है। पर असल में इस दुनिया की सारी चीज़ें किस स्पीड से मूव हो रही है, इस धरती पे कोई भी जानवर इस पर एग्री नहीं करेगा, क्योंकि हर किसी का दिमाग एक दूसरे से डिफरेंट स्पीड पर चल रहा है। तो अगर किसी जानवर का दिमाग तेज़ स्पीड से चल रहा है तो उसे दुनिया स्लो चलती हुई लगेगी, और अगर जिस जानवर का दिमाग स्लो स्पीड से चल रहा है तो उसे दुनिया फास्ट चलती हुई यानी तेज़ चलती हुई लगेगी। तो अगर टाइम का रिलेशन ब्रेन से यानी दिमाग से है, तो इस दुनिया में जितने भी जानवर है उनके हिसाब से टाइम के डेफिनेशन बहुत ही अलग होगी। जैसे कि जिस जानवर का दिमाग स्लो चलता है उसके लिए टाइम फास्ट रहता है, और जिस जानवर का दिमाग तेज चलता है उसके लिए टाइम स्लो रहता है। यानी कि इस दुनिया में हो रही सारी की सारी मूवमेंट उसे स्लो चलती हुई लगेगी, पर दूसरों जानवर को सच में लिटरली ये दुनिया स्लो चलती हुई लगती है। क्योंकि अगर आप मच्छर और मक्खी को नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसका मतलब मच्छर और मक्खी को आपकी स्पीड कम लग रही है। तो इससे ये पता चलता है टाइम जो है वो सारे जानवर के लिए सेम नहीं है, बल्कि टाइम एक दूसरे के रिलेशन में अलग अलग है, यानी टाइम का रिलेशन ब्रेन से है। तो अगर मच्छर और मक्खी को अपने हिसाब से क्लॉक पर नंबर डालने को कह दे, तो जहाँ पर हमने 1 सेकंड डाला है वहाँ पर हो सकता है ये 1 मिनट डाल दे, और जहाँ पे हमने 1 मिनट डाला है वहाँ पर हो सकता है ये 1 घंटा डाल दे। तो क्लॉक का अपने आप में कोई वजूद नहीं है। क्लॉक पर जो नंबर डाले हुए हैं वो उसी हिसाब से डाले हुए हैं जिस हिसाब से हमारा ब्रेन चलता है। तो अगर किसी जानवर का ब्रेन तेज़ या स्लो चलता है, उसी हिसाब से वो क्लॉक पर नंबर भी बदल देगा। और मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, टाइम जो है वो अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करता, और वो हमारे ब्रेन की वजह से एग्जिस्ट करता है। तो हमारा ब्रेन खत्म तो हमारे लिए टाइम भी खत्म। तो जानवरों के ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स है वो कितनी तेज़ी से मूव कर रहे हैं, उसी हिसाब से उन लोगों के लिए टाइम उसी हिसाब से एग्जिस्ट करता है। तो जिस जानवर का ब्रेन फास्ट यानी तेज़ मूव करता है तो उसके लिए हम स्लो हैं, और जिस जानवर का ब्रेन स्लो यानी धीरे चलता है तो उसके कंपेयर में हम बहुत फास्ट हैं। तो हमारे लिए और बाकी जानवरों के लिए टाइम सेम नहीं है, और टाइम का रिलेशन ब्रेन से है, और इसीलिए टाइम रिलेटिव है। तो इस बात को और भी अच्छे तरीके से समझते हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। उस एग्जाम्पल से पहले ये समझते हैं कि हम टाइम को महसूस यानी फील कैसे कर पाते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि कितना टाइम हुआ है। तो जब हम किसी भी चीज़ में चेंज देखते हैं तब हमें टाइम का फील होता है, तब हम टाइम को महसूस कर पाते हैं, चाहे वो चेंज हमारे अंदर हो रही हो या क्लॉक के अंदर हो रही हो। तो जब चीज़ें बदलती है तब हम टाइम को फील कर पाते हैं, तब टाइम का एग्जिस्ट। और जब कोई चीज़ बदलती ही नहीं, उसका कोई हिस्ट्री नहीं होता, उसका कोई पास्ट नहीं होता। जैसे कि चांद, हो सकता है चांद का हिस्ट्री यूनिवर्स के इतिहास में हो, पर चांद पर अपनी कोई हिस्ट्री नहीं है, चांद डेड है। चांद आज से लाखों साल पहले ऐसा ही था और आज भी ऐसा ही है। और अगर कोई चांद पर जाए और फिर टाइम मशीन की मदद से पास्ट में जाए तो वो कहेगा मैं पास्ट में आया ही नहीं हूँ, ये तो वही जगह है जहाँ पर मैं पहले ही खड़ा था, चाहे वो लाखों साल पीछे क्यों ना चला जाए। फिर आप उसको कैसे यकीन दिलाएंगे कि उसने टाइम ट्रेवल किया है, और आप उसे नहीं दिला सकते, और इसका कोई मतलब भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक उसने अब में और पहले में बदलाव ही नहीं देखा, यानी कि चेंज ही नहीं देखा, तो उसे टाइम ट्रेवल का फील ही नहीं होगा, और वो कहेगा कि मैं पास्ट में गया ही नहीं हूँ, क्योंकि बदलाव ही टाइम है। और दुनिया की कोई भी इंसान ये साबित नहीं कर सकता कि उसने टाइम ट्रेवल किया है, क्योंकि जब चीज़ों में बदलाव आती है यानी कि चेंज होती है तब हमें टाइम का महसूस होता है। तो एट द बेसिक लेवल बदलाव ही टाइम है,
और बदलाव जो है वो चीज़ों की मूव होने से आती है और चीज़ें मूव ग्रेविटी की वजह से होती है, एटमॉस्फेयर की वजह से होती है, हवा या पानी की वजह से होती है, गर्मी या ठंडी की वजह से होती है और या क्वांटम फोर्सेस की वजह से होती है। तो ये सारे फोर्सेस की वजह से मूवमेंट्स होती है और मूवमेंट की वजह से बदलाव आता है और बदलाव कितनी तेज़ी या स्लोली आ रहा है ये निर्धारित करता है हमारा दिमाग। तो इन सारे चीज़ों से मिलकर जो बनता है उसे हम टाइम कहते हैं। तो एट द बेसिक लेवल हम ये कह सकते हैं कि टाइम जो है वो इन्हीं 5 फोर्सेस से मिलकर बना हुआ है। पहला ग्रेविटी जो स्पेस में काम करती है, दूसरा एटमॉस्फेयर यानी हवा की फोर्सेस, तीसरा पानी या जल की फोर्सेस, चौथा टेम्परेचर यानी सूर्य या अग्नि की फोर्सेस, पांचवा क्वांटम फोर्सेस। कमाल की बात यह है कि अगर हम एक इंसान को एनालाइज करें तो एक इंसान जो है वो इन्हीं 5 फोर्सेस से मिलकर बना हुआ है। तो ये 5 फोर्सेस और इंसान जो इन्हीं 5 फोर्सेस से मिलकर बना हुआ है एक ऐसी चीज़ बनाते हैं जिसे हम टाइम कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस टाइम को डिफाइन करने के लिए हम जिन थ्योरीज़ की मदद लेते हैं वो भी 5 है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मूवमेंट ऑफ थिंग, एवरीथिंग इज रिलेटिव, इंट्रोपी। और ये सारे थ्योरी एक दूसरे के साथ जोड़कर टाइम की एक ऐसी लॉजिकल थ्योरी मिलेगी जिसे कोई भी नकार नहीं पाएगा। और हम सब टाइम की डेफिनेशन को अच्छी तरीके से जान पाएंगे और जब भी टाइम नाम के शब्द को इस्तेमाल करेंगे हमें उसके पहले की डेफिनेशन पता होगी। वैसे कमाल है ना कि 5 तत्व से मिलकर इंसान बना है जिसने टाइम बनाया और 5 थ्योरी से मिलकर टाइम बनेगा जिसने इंसान बनाया, क्योंकि इंसान जो है वो धीरे धीरे टाइम से ही बना है। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि टाइम अपने आप में कुछ नहीं है, 5 फोर्सेस की वजह से इस दुनिया की चीज़ों में मूवमेंट्स पैदा होती है जिससे बदलाव आता है और इस बदलाव को हमारा दिमाग कितनी रफ्तार से देखता है उस रफ्तार को हम टाइम की रफ्तार कहते हैं या फिर टाइम कहते हैं। तो इस रफ्तार को कौन सा जीव कितनी स्लो या कितनी तेज़ देखेगा उसके ब्रेन की स्पीड पर डिपेंड करता है और उसके देखने के स्पीड पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर टाइम जो है वो रिलेटिव है, मतलब कि हमारे दिमाग यानी ब्रेन से उसका एक रिलेशन है। और आइंस्टाइन ने जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई थी वो इसी आधार पर बनाई थी, वो इसी बात पर बनाई थी कि दुनिया की हर एक चीज़ रिलेटिव है और हर चीज़ का किसी दूसरे चीज़ के साथ एक रिलेशन है। इस दुनिया में किसी भी अकेली चीज़ का कोई मतलब नहीं है। किसी भी चीज़ का मतलब तभी बनता है जब उसे किसी दूसरे चीज़ के रिलेशन में देखा जाए या फिर किसी दूसरी चीज़ के साथ उसे कंपेयर करके देखा जाए। जैसे कि दिन के बिना रात का कोई मतलब नहीं है। अगर हर वक्त दिन ही रहता तो किसी को ये शब्द बनाने की ज़रूरत नहीं होती। रात होती है तभी समझ में आता है दिन क्या होता है। साइज भी रिलेटिव है, छोटे के बिना बड़े का कोई मतलब नहीं। कौन सा चीज़ कितनी बड़ी होगी या कितनी छोटी होगी ये हमेशा इस बात से पता चलता है कि उसके आसपास की चीज़ें या बाकी चीज़ें कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। स्पीड भी रिलेटिव है, किस चीज़ की स्पीड कितनी है यह हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि जो उसे नाप रहा है उसकी खुद की स्पीड कितनी है। अगर उसकी खुद की स्पीड ज़्यादा होगी तो उसे बाकी चीज़ों की स्पीड कम लगेगी। अगर उसकी स्पीड कम होगी तो उसे बाकी चीज़ों की स्पीड ज़्यादा लगेगी। इसी तरह से अगर कोई खुद छोटा है तो उससे दूसरे हमेशा बड़े लगेंगे। तो दुनिया की हर एक चीज़ रिलेटिव है, किसी भी अकेली चीज़ का कोई मतलब नहीं है। और यही आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आधार, जिसकी सच्चाई का कोई झुठलाया नहीं जा सकता। और यह आधार इतना मजबूत है कि आइंस्टाइन ने दुनिया की 2 सबसे बड़ी थ्योरीज खड़ा कर दी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अब जो आप इन थ्योरी का आधार समझ चुके हैं तो शुरू करते हैं हमारे मूवमेंट वाली थ्योरी के मुताबिक आइंस्टाइन वाले थ्योरी में टाइम कैसे स्लो होता है। तो हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब कि हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपनी इमेजिनेशन का सहारा लेंगे। तो हम अपनी इमेजिनेशन से एक क्लॉक को स्पेस में मूव कराएंगे और देखेंगे कि उसका टाइम स्लो होता है या नहीं। पर क्योंकि सब कुछ हम अपनी इमेजिनेशन से करेंगे तो ये पता लगाने के लिए कि उसका टाइम स्लो होगा या नहीं हमें ये पूरा का पूरा पता होना चाहिए कि क्लॉक काम कैसे करती है। देखिए, अगर हम किसी ऑर्डिनरी क्लॉक को, घर वाले क्लॉक को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो उससे हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और हम समझ नहीं पाएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को सिंपल रखने के लिए तो हमें बहुत ही सिंपल क्लॉक बनाना होगा और ये क्लॉक दुनिया की सबसे ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें से बनेगी, जो है लाइट। तो हमारा क्लॉक एक्यूरेट भी होगा और सिंपल भी। इमेजिनेशन कीजिए, हमने एक क्लॉक बनाया है जिसमें लाइट की बीम एक डिब्बे के अंदर ऊपर नीचे हो रही है। एक बार टकरा के ऊपर जाने का मतलब है 1 सेकेंड और टकरा कर नीचे वापस आने का मतलब है 1 सेकंड और। तो मान लीजिए इस तरह के हमने 2 क्लॉक बनाया है, एक को स्थिर रखा है और दूसरे को बहुत तेज़ रफ्तार से मूव होने लगा दिया है। तो जो स्थिर क्लॉक की लाइट है वो तो उसी रफ्तार से डिब्बे के ऊपर नीचे टकरा रही है
पर जो मूव हो रही डिब्बे की लाइट है उसे अब डिब्बे के ऊपर नीचे जाने में ज़्यादा वक्त लग रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डिब्बे के स्पीड की वजह से अब लाइट को ज़्यादा सफ़र तय करना पड़ रहा है या स्पेस में ज़्यादा मूव करना पड़ रहा है। इसीलिए अब लाइट को डिब्बे के कोनों तक टकराने में या पहुंचने में ज़्यादा वक्त लग रहा है, क्योंकि हमारा ये क्लॉक तभी सेकंड बताता है जब लाइट डिब्बे से टकराती है तो मूव हो रही डिब्बे की सेकंड स्लो हो गई है। तो ये भी कह सकते हैं कि मूव हो रही क्लॉक का टाइम स्लो हो गया है या फिर टाइम स्लो हो गया है, क्योंकि डिब्बा मूव हो रहा है इसीलिए लाइट को अब पहले से ज़्यादा सफ़र तय करना पड़ रहा है। अगर मूव हो रहा डिब्बे लाइट की स्पीड से मूव होने लग जाए तो लाइट जितना दूरी तय करेगी डिब्बा उतना ही आगे चला जाएगा और लाइट कभी भी डिब्बे के कोनों को पकड़ नहीं पाएगी या फिर डिब्बे के ऊपर नीचे वाले कोनों में टकरा नहीं पाएगी और हमारा ये क्लॉक अगला सेकंड कभी नहीं बताएगा। इसका मतलब है कि हमारा क्लॉक रुक जाएगा या फिर टाइम रुक जाएगा। तो हमने हमारा थॉट एक्सपेरिमेंट में देखा कि आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक और हमारी थ्योरी के मुताबिक बिना किसी रहस्य के कैसे टाइम स्लो भी हुआ और टाइम रुका भी। पर हो सकता है कि आप कहें कि ये तो एक खास किस्म के क्लॉक था। जी हाँ, क्लॉक अलग अलग किस्म के होते हैं पर उन सब में एक समानता होती है। उन सब में कोई चीज़ रेगुलर इंटरवल पर मूव करती है, चाहे वो लाइट हो या हमारे घर में लगी हुई क्लॉक की बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स हो। तो हमारे घर में जो क्लॉक होते हैं उसमें बैटरी होती है और बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स एक दिशा से दूसरी जगह फ्लो करती है या बहती है। तो हमारे क्लॉक के बजाय घर वाले क्लॉक को अगर हम स्पेस में मूव कराएं तो जैसे हमारे क्लॉक में लाइट को टाइम लग रहा था डिब्बे के कोनों तक पहुंचने में, क्योंकि लाइट को दूरी तय करनी पड़ रही थी, वैसे ही हमारे घर वाले क्लॉक की बैटरी के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे टाइम लगेगा क्लॉक के मोटर तक पहुंचने में। इसीलिए क्लॉक के मोटर स्लो चलेंगे, इसी वजह से क्लॉक की सुई भी स्लो चलेगी। याद रखिए, इस यूनिवर्स में एक खासियत है, ये यूनिवर्स कभी किसी चीज के साथ भेदभाव नहीं करता। अगर किसी खास कंडीशन में कोई एक क्लॉक स्लो चल रहा है तो दूसरा क्लॉक भी स्लो चलेगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बनावट कैसी है या उसे बनाने वाला कौन है, यानी या उसे किस तरीके से बनाया गया हो सकता है उसके स्लो चलने की वजह हमें समझ ना आए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, पर वो स्लो चलेगा ज़रूर। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा शरीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्लॉक है, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा चीज़ मूव कर रही है। हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जब भी हम टच करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं या सोचते हैं, हमारी शरीर में भी अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जाती है या मूव करती हैं। हमारा शरीर जो है वो लाइट भी इमिट करता है। हमारे शरीर से लाइट भी निकलती है जिसे आप एक खास किस्म के कैमरे से आसानी से देख सकते हैं। तो हमारे शरीर में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव हो रहा है और लाइट भी। तो जो मैंने क्लॉक दिखाई इलेक्ट्रॉन बेस और लाइट बेस वो दोनों ही स्पीड में स्लो हो रही है। तो हमारा शरीर क्यों स्लो नहीं होगा? हमारी शरीर के बूढ़े होने की दर या सोचने की दर स्लो हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। तो जो आइंस्टाइन ने कहा था कि हम फ्यूचर में जा सकते हैं वो ऐसे ही कहा था। मान लीजिए दो जुड़वा भाई है और दोनों की उम्र 10 साल की है। एक भाई ने स्पेस में बैठकर लाइट की स्पीड से 70 साल तक सफ़र किया। क्योंकि वो लाइट की स्पीड से सफ़र कर रहा था तो उसके टाइम वहीं पर रुक गए, उसके शरीर के सारे प्रोसेस रुक गए। तो उसकी उम्र बिल्कुल ही नहीं बढ़ी और उसका ब्रेन भी उसी वक्त रुक गया। क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से ही एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं, मतलब कि हमारा ब्रेन जो है वो इलेक्ट्रॉन से ही चलता है। तो उसका ब्रेन भी रुक गया, उसकी सोच रुक गई और उसके शरीर के सारे प्रोसेस रुक गए। तो 70 साल बाद उसका लाइट स्पीड से सफ़र कर रहा रॉकेट रुकेगा और वो धरती पर वापस आएगा तो उसे बिल्कुल वैसा ही लगेगा कि उसने टाइम ट्रेवल किया हुआ है। क्योंकि उसकी उम्र 10 साल की होगी पर उसका जुड़वा भाई 80 साल का हो चुका होगा, सब कुछ बदल चुका होगा और जिस भाई ने लाइट की स्पीड से सफ़र किया है उसे बिल्कुल ही एहसास नहीं होगा कि उसने 70 साल तक सफ़र किया, क्योंकि उसका ब्रेन तो उसी वक्त रुक गया था जब वो लाइट की स्पीड से सफ़र करने लगा था। और आइंस्टाइन की एक और थ्योरी है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने कहा था कि ग्रेविटी की वजह से टाइम स्लो हो जाता है और ब्लैक होल की बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटी में टाइम रुक भी जाता है। तो आइंस्टाइन की इस थ्योरी को भी हम वेरीफाई करेंगे अपनी मूवमेंट वाली थ्योरी से और समझेंगे कि कैसे ग्रेविटी मूवमेंट को स्लो कर सकती है अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब हैं तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ